Hello my dear students. Now today I am going to start first chapter from economics, that is a village Palampur. This is a very interesting story of one village which is a hypothetical. ये सच में गांव ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन जो ये चैप्टर है वो किस पे बेस्ड है, ये हमारे जो है गिलबर्ट एटना हमारे रिसर्चर हैं, उन्होंने इसके ऊपर एक गांव है हमारा जो कि है बुलंदशहर, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट है ना, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश का बुलंदशहर शहर है, वहाँ से उन्होंने इसको स्टडी करके रिसर्च अपनी पेश करी थी। इसमें ये देखने को मिलता है कि जो हम लोग इस चैप्टर को पढ़कर ये जान पाएंगे कि वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ प्रोडक्शन को कैसे, उनको हम बेसिक कॉन्सेप्ट उससे क्या रिलेट करते हैं और प्रोडक्शन को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि प्रोडक्शन बहुत ज़रूरी है। प्रोडक्शन एनीथिंग, कोई भी ऐसी चीज़ जो क्या कर सकता हो, किसी सर्विस को और किसी भी गुड्स को प्रोड्यूस कर सकता हो, उसको प्रोडक्शन कहते हैं। कोई भी ऐसी एक्टिविटी आप करो जिसमें क्या हो सके, आपकी ऐसे कोई भी आप एक्टिविटी करिए जिसमें आप कोई भी पर्टिकुलर किसी गुड्स मतलब होता है कि आप किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस कर सको, जैसे कि राइस, वीट, शुगर केन, बिस्किट, कुछ भी ऐसा कुछ भी आप प्रोड्यूस कर सको, उसको बोलते हैं हम लोग गुड्स। और सर्विसेज क्या हो सकती है, जैसे आपने ट्रांसपोर्ट करके किसी के लिए आपने ट्रांसपोर्ट कर दिया है, किसी के लिए आपने मेडिसिन, आपने डॉक्टर बन के मेडिसिन दे दी है, किसी को टीचर बन के टीचिंग कर दी है, आपने कोई भी ऐसी चीज़ें आपने करी हैं, किसी का खाना स्टोर कर दिया आपने, है ना, तो ये सब चीज़ें आती हैं सर्विसेज में। तो कोई भी चीज़ गुड्स और सर्विस जब प्रोड्यूस करते हैं उसको प्रोडक्शन कहते हैं, ठीक है। तो ये चैप्टर प्रोडक्शन के ऊपर ही बनाया गया है, विलेज पालमपुर, ठीक है। चलिए देखते हैं। और एक ऐसा गांव है जहां पर कई तरह के फार्म एक्टिविटीज़, प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ यहाँ पर होती, और बताया जैसे मैंने कि एक तरह का हाइपोथेटिकल हमारा एक गांव है, सच में ऐसा कोई गांव नहीं था, ठीक है। यहाँ पर कई सारी एक्टिविटीज़ जैसे डेयरी फार्मिंग, मैन्युफैक्चरिंग होती है, ट्रांसपोर्टेशन का काम भी होता है, शॉपकीपर्स यहाँ पर हैं कई तरह के, तो कई तरह के यहाँ पर काम होते हैं। तो पालमपुर जो है वो एक हमारा जो गांव है बहुत अच्छा वेल डेवलप्ड गांव है। यहाँ पर क्या हो सकता है, बहुत बड़े बड़े गांव, उसमें एक उसके पास एक बड़ा गांव भी है, उसको बोलते हैं हम लोग रायगंज एक गाँव है, और उसके पास छोटा शहर बोल सकते हैं शाहपुर, उसको नाम रखा गया है शाहपुर, ठीक है। और गांव में लगभग ज़्यादातर 450 फैमिलीज़ रहती हैं, गांव में लगभग 450 फैमिली रहती हैं, और उसमें से 450 में से 80 फैमिलीज़ जो हैं वो अपर कास्ट की हों, अपर कास्ट फैमिलीज़ हैं, उनके बढ़िया वेल कंसिडर्ड घर बने हुए हैं, ठीक है। तो विलेज पालमपुर आप देख सकते हैं कि विलेज पालमपुर है, जिसमें कई तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं, हर तरह की, देखिए बताया मैंने आपको यहाँ पर। और ये सिलाई, बुनाई, फार्मिंग, हर तरह की एक्टिविटी यहाँ इस गाँव में होती है। डेयरी फार्मिंग भी होती है इस गाँव में, देखिए डेयरी फार्मिंग का एक प्लांट भी लगा हुआ है जो कि रायगंज में लगा हुआ है, एक डेयरी फार्म भी है यहाँ पर। तो इस तरह की है एक्टिविटीज़ आप देख सकते हैं। यहाँ पर ट्रांसपोर्ट एक्टिविटी भी होती है ना, फार्मिंग का मेन एक्टिविटी है यहाँ का। और साथ ही साथ हम देख सकते हैं कि जो हम जब प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है, तो ये सब चीज़ें देख ली, फैमिलीज़ देख ली कितनी 80 अपर कास्ट के फैमिलीज़ है। और जब कभी भी हम प्रोडक्शन करते हैं, इसमें खासकर ये ध्यान देखते हैं कि जो फैमिलीज़ हैं, जो 80 फैमिलीज़ हैं वो अपर कास्ट फैमिलीज़ हैं, उनके पास भी बड़े बड़े लैंड हैं, अच्छे खासे बड़े बड़े लैंड हैं, परमानेंट हाउस हैं, घर बने हैं उनके। और बाकी जो है 80 फैमिली जो है वो कम से कम कह रहे हैं पूरी पॉपुलेशन का 1/3 कितना, पूरे गांव में जितने लोग हैं उसमें से 450 में से 1/3 जो लोग हैं वो लोग क्या करते हैं, वो दलित हैं। दलित जो होते हैं वो गांव के किसी किनारे कॉर्नर एरियाज़ में रहते हैं, दलित जो है, ठीक है। और वो क्या करते हैं, वो अपर कास्ट फैमिलीज़ के लिए काम, जैसे कि विलेज उनके लिए लेबर बनना, लैंड में जाकर काम करना, ये क्योंकि ये लैंडलेस लेबर है, इनके पास लैंड नहीं है खुद की, तो ये लैंडलेस लेबर है, दूसरे के लैंड में जाकर काम करते हैं। साथ ही साथ ये कॉर्नर ऑफ द विलेज में रहते हैं और काफ़ी खास पुअरली कंसिडर्ड घर में रहते हैं, जैसे कि मड से बने घर होते हैं आपके, उस तरह के घर में ये रहते हैं, ठीक है। प्लस आप देख सकते हैं कि हमारा गांव है, गांव का नाम है पालमपुर, ये देखिए गांव है पालमपुर गांव से कह रहे हैं 3 किलोमीटर की डिस्टेंस पे देखिए यहाँ पर हमारा रायगंज गांव है। रायगंज हमारा गांव है मेन, जो पास पड़ता है, वो एक दूर में एक छोटा सा शहर है, उसको बोलते हैं शाहपुर। एक टाउन भी हमारे पास है, ठीक है, छोटा टाउन है, ठीक है। और इस रोड जो आपने रोड देखी यहाँ पर, देखिए आपको इस रोड पर जो है, इस पे हर तरह के कन्वेंस चलते हैं, जैसे देखा होगा आपने, ये बैलगाड़ी, बुलक कार्ट बोलते हैं, बुलक कार्ट चल रही है ना, इसमें कई तरह के मोटर कार भी चल रही है, साइकिल चलती है, बाइक चल रही है यहाँ पर। इस तरह के कन्वेंस इस रोड पर देखे जाते हैं, ठीक है। ट्रैक्टर है, इसमें 4 व्हीलर्स हैं, इस तरह के ट्रक भी देखने को मिलते हैं यहाँ पर, जो बड़ा प्रोडक्शन लेकर जाते हैं, ठीक है। साथ ही साथ देख सकते हैं इस गाँव में जो हमारे पास जो है वो जो अपर कास्ट फैमिली जो मैंने बताया था आपको, जो 80 अपर कास्ट फैमिलीज़ थी, 80 अपर कास्ट जो फैमिली, उनके पास पक्के घर है, देखिए फर्स्ट क्लास बढ़िया पक्के घर बने हुए हैं इनके, ठीक है, वेल कंस्ट्रक्टेड पक्का हाउस है इनके पास। लेकिन जो हमारे दूसरे थे दलित, जिनको बोलते क्या बोलते हैं, इनको हम लोग बोलते हैं दलित, ठीक है। तो जो दलित लोग हैं हमारे यहाँ पर,
उनके जो हैं वो घर हैं वो कैसे बने हैं, वो हमारे मिट्टी के बने हुए हैं, थैचेस हैं कुछ, है ना, खरपतवार से घर बने घर हैं, मिट्टी के बने घर हैं। इस तरह के अनुसूचित जो जाति है उसमें इसको बोलते हैं दलित, इस तरह के घर उनके हैं। ठीक है, उसमें से देख सकते हैं जो पक्का घर बने हुए हैं उसमें बढ़िया इलेक्ट्रिसिटी, मतलब गांव में बिजली की व्यवस्था भी है। तो ये देखने को मिल रहा है कि गांव में इलेक्ट्रिसिटी तो बढ़िया अच्छी खासी आती है, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी की कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं है। कहाँ पर आ रही है लेकिन, अपर हाउस, जो अपर कास्ट के लोग हैं 80 फैमिली जो बताया, तो वो उस गांव में कहीं आती है। किनारे वाले गांव में नहीं आ रही जहाँ पर दलित रहते हैं। ठीक है, उसको अफोर्ड नहीं कर पा रहे। गांव में देखने को दिख रहा है कि इसमें इरिगेशन फैसिलिटी अच्छी अवेलेबल है। देखिए, क्योंकि सेल्फ इसको बोलते हैं हम लोग, ट्यूबवेल्स भी यहाँ पर अवेलेबल है। पास सिंचाई करने के ट्यूबवेल्स भी हैं हमारे पास। ठीक है, और अच्छे से लोग अपने खेती के लिए, पानी के लिए, सिंचाई के लिए ट्यूबवेल का इस्तेमाल कर लेते हैं, उनको पानी की समस्या नहीं होती है। गांव में दो जो हमारे हैं वो हमारे गवर्नमेंट स्कूल हैं यहाँ पर, दो यहाँ पर कैसे हमारे गवर्नमेंट स्कूल हैं, इसको प्राइमरी स्कूल बोल सकते हो आप लोग। 2 प्राइमरी स्कूल्स हैं और इस यहाँ पर स्कूल में एक हाई स्कूल भी है। तो 2 प्राइमरी स्कूल्स हैं और 2 क्या हमारे एक हमारा हाई स्कूल है। ठीक है, और गांव में देखने को मिलता है कि हमारे पास गांव में क्या है, एक हमारा गांव में एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर भी है। एक है, क्या बोलते हैं इसको, प्राइमरी हेल्थ सेंटर है। मतलब यहाँ पर बड़े बड़े इलाज नहीं हो रहे हैं, लेकिन प्राइमरी हेल्थ सेंटर है यहाँ। प्राइमरी हेल्थ सेंटर यहाँ देखने को मिलता है आपको। ये प्राइमरी हेल्थ सेंटर यहाँ पर है एक। ठीक है, और एक हमारा प्राइवेट डॉक्टर भी यहाँ पर एक आते हैं जो बैठते हैं यहाँ पर, 2 लोगों का इलाज करते हैं। तो एक प्राइवेट डॉक्टर भी यहाँ पर है जो यहाँ पर गाँव में आकर इलाज करते हैं। गाँव में जो देखा जा रहा है कि ज़्यादातर यहाँ की जो एक्टिविटी है वो क्या है, यहाँ पर होती है फार्मिंग। तो फार्मिंग यहाँ की एक मेन प्रोमिनेंट एक्टिविटी है गांव में, जो यहाँ पर एक्टिविटी होती है। खासकर उस गांव में क्या होती है, फार्मिंग खास मेन एक्टिविटी इस गांव में करी जाती है। और गांव में बताया मैंने आपको, वेल इरिगेटेड गांव हैं, अच्छी खासी स्कूल्स हैं, विलेज है, ये सारी फैसिलिटीज़ गांव में अवेलेबल हैं। ठीक है, कोई कमी गांव में नहीं है। देखते हैं नेक्स्ट हमारा जो है दूसरा जो है हमारा यहाँ पर इस गांव में जो है ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ भी हर तरह की यहाँ पर अवेलेबल है। हर तरह की ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी यहाँ पर हमको मिलती है। ठीक है, इस गांव में शॉप्स भी हैं, कई तरह की शॉप्स भी हैं जो कि खाने पीने के सामान जैसे गेहूँ, चावल, टूथपेस्ट, ये सब चीज़ें बेचते हैं इस गाँव में। और हम जानते हैं कि जब किसी चीज़ को प्रोडक्शन करते हैं, अब ये नई टॉपिक जो इसमें बताने जा रहा हूँ, इसमें कह रहे हैं किसी भी चीज़ का जो प्रोडक्शन करोगे, प्रोडक्शन करने के लिए कई चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। प्रोडक्शन करने के लिए लैंड की ज़रूरत पड़ेगी आपको, लैंड इसको बोलते हैं लैंड, है ना। तो ये लैंड की ज़रूरत पड़ सकती है आपको, और साथ ही साथ आपको इसमें काम करने के लिए जो लोग होते हैं उसको बोलते हैं लेबर। आपको लेबर भी लगेंगे काम करने के लिए, प्लस आपको यहाँ पर कुछ फिज़िकल कैपिटल भी लगेगा। फिज़िकल कैपिटल भी आपको लगेगा, जैसे कि इसमें आपको कुछ हमारी मशीन्स हो जाती हैं, टूल्स होती हैं, है ना, प्लॉ होते हैं, जैसे खेतों की जुताई होती है, बिल्डिंग्स बने होते हैं, टरबाइन होते हैं, ये सब चीज़ें होती हैं। तो इस तरह की ज़रूरत भी पड़ती है। प्लस आपको कैपिटल, मतलब कि पैसा भी चाहिए होता है, ये कैपिटल बोलते हैं इसको, जो प्रोडक्शन में लगता है पैसा उसको कैपिटल बोला जाता है। तो कैपिटल जो होता है वो भी चाहिए होता है आपको। प्लस ये सब चीज़ों को जब आपको मिल जाएगा कि लैंड, लेबर, कैपिटल सब चीज़ें मिल जाएंगी आपको, पैसे मिल गए, मशीन सब कुछ मिल गया, तो लेकिन इन सबको कंबाइंड कर एक अच्छा सा प्रोडक्शन करने की जो पावर होती है वो किसके पास होती है, ह्यूमन के पास। तो उसको बोलते हैं ह्यूमन कैपिटल भी चाहिए होता है। ह्यूमन कैपिटल मतलब ह्यूमन का दिमाग, अच्छे ह्यूमन जो कि इसके पास हुनर हो, उनको बोलते हैं ह्यूमन कैपिटल। तो ह्यूमन कैपिटल भी आपको चाहिए होता है। तो ये 4 चीज़ें देख रहे हो कि प्रोडक्शन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट हैं, ये फैक्टर्स हैं विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द गुड प्रोडक्शन। इसको बोलते हैं एलिमेंट्स, 4 एलिमेंट्स जो होते हैं हमारे, जो कि प्रोडक्शन के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो पूछेंगे एलिमेंट्स ऑफ प्रोडक्शन, तो बताओगे लैंड, लेबर, कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल। एक बात और ध्यान रखनी है आपको, जो कैपिटल यहाँ दिख रहा है आपको, मेन कैपिटल जो है, कैपिटल 2 तरह के होते हैं, एक फिक्स्ड कैपिटल, एक वर्किंग कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल जैसे कि मशीन हो गई, बिल्डिंग हो गई, एक ही जगह पर हर साल इस्तेमाल करते हो आप, टूल्स हो गए, है ना, टरबाइन हो गए, कंप्यूटर हो गए, ये सब हमारे फिक्स्ड कैपिटल है। और एक होती है वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल में क्या होता है, इसमें आप पैसे होते हैं, मनी होती है, रॉ मटेरियल होते हैं, है ना। ये हमारे क्या होते हैं जो कि टाइम ऑफ प्रोडक्शन के समय पर इस्तेमाल किए जाते हैं, और हर साल ये बदल सकता है। कभी इस साल हमने कुछ और प्रोडक्शन का किया तो हमने कुछ और कर लिया, लेकिन मशीनें हर साल वही रहती हैं। तो कहने का मतलब है कि वर्किंग कैपिटल होता है वो अलग होता है और फिक्स्ड कैपिटल अलग है। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ पर ये सब हमने बात करी, तो मैंने बताया कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी हमारे लिए क्या है, हमारे लिए सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्शन के लिए जो मेन हमारे लिए है वो लैंड है। लैंड में क्या मिलता है हमको, वाटर भी आते हैं, इसमें कई सारे लोगों के लेबर दिख रहे हैं, ये लेबर भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लैंड, लेबर चाहिए, सब लेबर है हमारे लिए, सब काम करते हैं, तो ये लैंड है, लेबर है। ठीक है,
लैंड सबको पता है, लैंड में हमें जैसे कि जितने हमारे नेचुरल रिसोर्स आते हैं, जैसे लैंड हो गया, वाटर हो गया, मिनरल्स हो गया, फॉरेस्ट हो गया, ये सब का सब लैंड रिसोर्स में ही आता है। तो हमने इसको मान लिया है लैंड रिसोर्स में। तो पानी हो गया है, मिनरल हो गया, फॉरेस्ट हो गया, इसकी पानी है, ये भी एक तरह का जल है, देखिए लिखा है वाटर, ये जो है ये भी एक तरह का हमारा लैंड रिसोर्स में ही आता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो है लेबर, जो लेबर में आएगा वो दो तरह के लेबर होंगे, या तो स्किल्ड होंगे, स्किल्ड मतलब कि बहुत ज़्यादा ट्रेंड होंगे, या तो अनस्किल्ड, जो इसके अंदर स्किल्ड ना हो वो अनस्किल्ड लेबर भी हो सकते हैं इसमें, है ना। तो अनस्किल्ड लेबर भी हो सकते हैं, तो स्किल्ड लेबर हो सकते हैं और अनस्किल्ड लेबर भी हो सकते हैं, ये लेबर इस तरह के होंगे। ठीक है, प्लस हमारे पास ह्यूमन कैपिटल भी चाहिए, जैसे कि हमारा फिक्स्ड कैपिटल के बारे में बताया था मैंने आपको। फिजिकल कैपिटल ये आता है फिजिकल कैपिटल में। तीसरा जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो है हमारा फिजिकल कैपिटल। फिजिकल कैपिटल में क्या आता है? फिजिकल कैपिटल में मैंने अभी बताया जस्ट आपको कि यहाँ पर इसमें मशीन्स, टूल्स, कंप्यूटर, बिल्डिंग, ये सब चीज़ें जो आती हैं वो हमारे फिजिकल कैपिटल में आता है। ठीक है, लास्ट में हमारा जो है ना वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल में हमको पता है रॉ मटेरियल्स चाहिए होते हैं हमको, है ना, रॉ मटेरियल्स, है ना, मिनरल्स चाहिए, जो कुछ चाहिए आपको, पैसा चाहिए, ये सब वर्किंग कैपिटल में आता है। ठीक है, और ह्यूमन कैपिटल जो आखिरी में आता है, जैसे कि ह्यूमन कैपिटल, इसने अपना दिमाग लगाया और सारी चीज़ों को मिलाकर एक नया चीज़ प्रोडक्शन कर दिया, तो इन्होंने ये जो कर दिया प्रोडक्शन, ये ह्यूमन कैपिटल में आता है। तो ह्यूमन कैपिटल मतलब वो कि सारी चीज़ों को मिलाकर एक यूज़फुल चीज़ पे कन्वर्ट कर देना, ये काम कौन करता है? ह्यूमन कैपिटल करता है। ठीक है, ये सब चीज़ें बता रही हैं, ये मशीन है, ये बिल्डिंग है, ये हमारा रॉ मटेरियल है। ठीक है, ये पैसा है, कैपिटल, जो हमें पैसा चाहिए होता है, ये भी चाहिए होता है, बताया था मैंने आपको। तो ये कैपिटल है, ये सब चीज़ें जो होती हैं हमें चाहिए होती हैं। ठीक है, लेबर हो चाहिए होते हैं, लेबर जो काम करते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें भी हमारी लिए रॉ मटेरियल है। जैसे कुम्हार है, कुम्हार बर्तन बना रहा है तो उसने क्या इस्तेमाल किया? मड, तो मड भी एक रॉ मटेरियल माना जाएगा। और ये सब चीज़ें प्रोडक्शन करके वो क्या करते हैं? प्रोडक्शन करके जितनी भी चीज़ें वो काम करते हैं उसको वो क्या करते हैं? सेल आउट कर देते हैं चीज़ों को, और उससे पैसे कमाते हैं, और जो पैसा बच जाता है उसको वो सेव कर लेते हैं। तो मैंने बताया आपको मेन चीज़ें क्या हैं। जो लैंड चाहिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो लैंड है। ठीक है, और एक हमारे लिए क्या होता है? लेबर बताया मैंने आपको, लैंड, लेबर और फिजिकल कैपिटल, क्या बोलते हैं इसको? फिजिकल कैपिटल, ये हमारा। ठीक है, फिजिकल कैपिटल हमने बताया था। इन सबको कंबाइन करने वाला देखिए क्या है, ये देखिए बीच में कौन है? ह्यूमन कैपिटल, ये ह्यूमन कैपिटल है। अब हम जानते हैं कि जो हमारा गांव है, विलेज पालमपुर या कोई भी गांव होगा, उसकी लैंड जो होती है हमेशा फिक्स रहती है। लैंड छोटी बड़ी नहीं होती, लैंड जो होती है वो हमेशा क्या होती है? लैंड जो होती है वो हमेशा फिक्स होती है। लैंड घटती या बढ़ती नहीं है, लैंड हमेशा क्या रहती है? हमारी फिक्स रहती है। ठीक है, तो लोग जो है यहाँ पर होते हैं तो अपने पास लैंड, जिनके पास लैंड नहीं है वो फैक्ट्रीज़ पे काम कर रहे हैं, कुछ जगहों पर आसपास, जो शाहपुर में कुछ फैक्ट्रीज वहाँ पे भी काम कर सकते हैं, इसलिए उनको, और कुछ जो होते हैं वो अपने ही गांव में जाकर फील्ड पर जाकर क्या करते हैं? काम करते हैं, और काम करके वो पैसा कमाते हैं। गवर्नमेंट ने कुछ और प्राइस सेट कर रखा है, जैसे कहीं कहीं पर 115 प्राइस कर दिया पर डे का, लेकिन लेबर इतने ज़्यादा हैं कि बेचारे कंपटीशन इतना ज़्यादा हो गया कि वो 60 रुपये में काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं, कभी 70-80 रुपये में काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इतना ज़्यादा कंपटीशन है कि कोई हम काम नहीं लेंगे तो कोई और ले लेगा, तो कम पैसे पे भी जो हमारे बेचारे लेबर हैं वो काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं यहाँ पर, है ना। तो इस तरह की चीज़ें भी हम यहाँ पर देखने को हमको मिलती हैं। फार्मर्स ऐसा करते हैं। जो यहाँ की लैंड है, जो ज़्यादातर जो लैंड है वो फिक्स है, मैंने बताया था 75% लैंड पे ही खाली यहाँ पर क्या होती है? फार्मिंग होती है। सिर्फ 75% जो फार्मर्स है यहाँ पर लैंड होती, जो लैंड है वहाँ पर फार्मिंग करते हैं लोग, और 75% जो लोग हैं वो फार्मिंग पर ही डिपेंड करते हैं। ठीक है, फार्म प्रोडक्शन जितना भी ये लोग यहाँ पैदा करते हैं वो अपने लैंड से पैदा करते हैं, जो जिनकी ज़मीन होती है, और कह रहे हैं कोई भी एडिशनल इसमें कह रहे हैं कोई और चीज़ कल्टिवेशन में वो नहीं करते, फार्मिंग ही सिर्फ करते हैं उस लैंड पर 75%। वो 75% लैंड पर और कोई काम उस पर नहीं कर रहे। कह रहे हैं जो बाकी इस ज़मीन पर जो बाकी लैंड है 25% वो हमारे वेस्ट लैंड पे चली गई है। वेस्ट लैंड मतलब कि जहाँ पर कोई काम नहीं हो रहा, बंजर ज़मीन पड़ी हुई है, खाली ज़मीन पड़ी हुई है, वहाँ पर कोई काम कोई नहीं कर रहा है। और जो कह रहे हैं 1950 से पहले, 1950 से पहले हम देखते हैं कि 1950 से पहले हम ये देख रहे हैं कि जो लैंड है हमारी 1950 से पहले वो सिर्फ 120 मिलियन हेक्टेयर, वही सिर्फ क्या होती है? हमारी इस पर इस्तेमाल होती है एज अ कल्टिवेशन के लिए। सिर्फ 1950 से की बात हो रही है, 1950 तक हम देख रहे हैं कि जो लैंड है हमारी सिर्फ कल्टिवेशन के लिए इस्तेमाल हो रही है यहाँ पर अभी। और जो आगे हमारे पास जो लैंड है वो जो हमारी कह सकते हैं 2011 तक जब हमारी लैंड है वो कह रहे हैं वो बढ़कर 140 मिलियन हेक्टेयर हो जाती है। वेस्ट लैंड थी उसको हम लोगों ने उसको क्या कर दिया है? कल्टिवेबल बना लिया है, कल्टिवेशन के लायक बना लिया, क्योंकि हमारे पास अब ट्यूबवेल्स हो गए हैं, तो उस लैंड को भी कल्टिवेशन के लायक बनाकर उसको हमने लैंड जो हमारी है वो 1950 में देखिए सिर्फ कितनी थी हमारे पास? 120 मिलियन हेक्टेयर, अब 140 मिलियन हेक्टेयर हो गई, मतलब कि लैंड बढ़ गई थोड़ी सी।
ठीक है, जो कि वेस्ट लैंड थी, अब उसको हम लोग कल्टीवेशन में लैंड बढ़ा लिया। तो कल्टीवेशन की जो लैंड थी वो 120 मिलियन हेक्टेयर थी, अब कल्टीवेशन की जो लैंड है वो 140 मिलियन हेक्टेयर्स हो गई है बढ़ के, ठीक है। तो इतनी हमने कल्टीवेशन जो है इस बार बढ़ा ली है। अब हम देख सकते हैं कि जो हमारा कह सकते हैं पालमपुर में 1960 से पहले की बात कुछ और थी। 1960 में क्या था कि उससे पहले जो हमारे फार्मर्स थे वो ओल्ड टेक्निक इस्तेमाल कर रहे हैं। ओल्ड टेक्निक किसकी? फार्मिंग की। तो ओल्ड टेक्निक इस्तेमाल कर रहे हैं फार्मिंग की, तो जैसे कि हमारे पुराने औजार होते थे, मैन्योर इस्तेमाल कर रहे हैं। मैन्योर मतलब कि पुराने तरीके के जो हमारे खाद बनते थे, मैन्योर इस्तेमाल कर रहे हैं, पुरानी टेक्निक से फार्मिंग कर रहे हैं। रेन पर डिपेंड 1960 से पहले रेन पर डिपेंड रह रहे थे, लेकिन अब जो है 1960 के बाद की बात हम करें, देखिए 1960 से पहले जो हमारी जो लैंड थी ये बैरन लैंड थी, जो कि इस्तेमाल नहीं कर रहे थे। उसको हमने इंक्लूड कर लिया था और हमने इसको बना लिया था अपने 120 से 140 में कन्वर्ट किया था। वही हमारी लैंड है। अब जो प्रोडक्शन हमने उसको कल्टीवेशन में बढ़ा लिया है, वो लैंड भी हमारे कल्टीवेशन में आ गई है। तो मैंने बताया आपको कि 1960 से पहले की बात थी ये ऐसी, लेकिन 1960 के बाद की नई कहानी है। उसमें हमारी क्या हो गई, उसमें हमारे पास अब ग्रीन रेवोल्यूशन आ गया। 1960 के बाद एंड में 1960 के बिल्कुल लास्ट में कह सकते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन आया। ग्रीन रेवोल्यूशन क्या होता है? ग्रीन रेवोल्यूशन को हिंदी में बोलते हैं हरित क्रांति बोलते हैं। और ये उस वक्त जो है वो कई तरह की अच्छी टेक्निक्स हमारे इसमें आई थी, जैसे कि HYV सीड्स होती हैं। HYV सीड्स का मतलब होती है हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स जो होती हैं, वो हमारे यहाँ पर इंट्रोड्यूस करी गई थी। HYV सीड्स कैसी होती हैं? HYV मतलब हाई यील्डिंग वैरायटी। जो साइंटिस्ट होते हैं वो रिसर्च करके उसमें हमारे पौधों में, बीजों में ऐसा बदलाव करते हैं जिससे क्या होता है, नए तरह के पौधे जिसमें पैदा होते हैं, जिससे अच्छी तरीके की फसल, खूब घनी फसल, ज़्यादा पैदावार करने वाली फसल को हम उगा पाते हैं। कि जो पहले जो ज़मीन जो थी हमारे पास, हम डिस्कस कर रहे थे कि ज़मीन हमारे पास जो थी वो सिर्फ 75% ज़मीन जो थी खेती होती थी, लेकिन हमारे पास जो पॉपुलेशन है वो बढ़ रही। तो आखिर हम क्या करेंगे? तो हम लोग करेंगे मल्टीपल क्रॉपिंग करेंगे। इसमें मल्टीपल क्रॉपिंग क्या होती है? मल्टीपल क्रॉपिंग में हम कई तरह की फसल ज़मीन पे उगाते हैं। ये नहीं कि पूरे साल भर एक ही तरीके की फसल हम सिर्फ उगाएं, हम कई तरीके की फसल जो होती है वो हम इस पे उगाते हैं। जैसे कि हमने बोला था हमारे कई सीज़न होते हैं, जैसे कि हमारे खारिफ सीज़न होता है, खारिफ सीज़न होता है, इसमें खारिफ फसल उगाते हैं हम लोग। खारिफ सीज़न, राबी सीज़न, और खारिफ और राबी के बीच में एक सीज़न बचता है, उसको बोलते हैं ज़ैद सीज़न। तो उसमें ज़ैद क्रॉप उगाते हैं। तो खारिफ क्रॉप उगाते हैं, राबी क्रॉप उगाते हैं और ज़ैद क्रॉप उगाते हैं, ठीक है। खारिफ क्रॉप जो हमारी इसमें से दिख रहा है, जो खारिफ क्रॉप देखिए सर्किल क्या है, खारिफ क्रॉप जो हमारी है वो हम उगाते हैं समर सीज़न में। कब उगाते हैं? समर सीज़न में। और राबी क्रॉप जो होती है वो विंटर सीज़न में उगाते हैं। इसी खारिफ और राबी के बीच में थोड़ा सा टाइम बचता है, तो उसमें हम ज़ैद क्रॉप भी उगा लेते हैं। तो पालमपुर गाँव जो है उसमें कई तरह की फसल को उगाया जा रहा है, ठीक है। तो इससे कई तरह की फसल उगाने से क्या होता है, हम मल्टीपल क्रॉपिंग करते हैं तो क्या होता है, हम उतनी जगह ज़मीन पर अच्छी तरीके की फसल उगा पाते हैं, पैदावार बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि जब एक ही फसल उगाएंगे तो ज़मीन की फर्टिलिटी कम हो जाएगी और वो फसल जो होगी वो कम मात्रा में पैदा होगी, कम अमाउंट में निकलेगी। लेकिन अब हम क्या करेंगे, हम कई फसल उगाएंगे, मल्टीपल क्रॉपिंग करेंगे तो ज़मीन की फर्टिलिटी बनी रहेगी और जो चीज़ें हम उगाएंगे उसका प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। तो वहाँ के लोग करते क्या हैं, तो वहाँ के जो लोग हैं मल्टीपल क्रॉपिंग में, वो खारिफ सीज़न में जो वहाँ पर ज्वार उगा रहे हैं, बाजरा उगा रहे हैं। ज्वार बाजरा जो है एक मेन फसल की तरह वो उगाते हैं कि सीज़न में, अपने खारिफ सीज़न में। खारिफ सीज़न कौन होता है? जो समर सीज़न होता है। जैसे कि सीज़न चलता है तो जून जुलाई के सीज़न में बहुत सारी ज्वार बाजरा की फसल ये उगा देते हैं। जल्दी से जल्दी महीने भर में ही, 15-20 दिन में ही ये फसल खूब ऊँची हो जाती है। 6 फीट तक, ये 7 फीट तक ये ज्वार बाजरा 20 से 25 दिन में ऊपर ऊँची हो जाती है। इसको काट कर वो अपने जानवरों को खिलाते हैं। जानवरों को खिलाने से क्या होता है, मिल्क, जो हमारे मिल्क एनिमल्स को बोलते हैं, मिल्क देने वाले मिल्क एनिमल बोलते हैं, ये आसानी से खूब सारा दूध देते हैं, जिससे क्या होता है, किसानों के पास मिल्क प्रोडक्ट भी अच्छे तरीके से अवेलेबल हो जाता है। तो फसल तो खाने पीने वाले दूध भी प्राप्त हो जाता है, मिल जाता है, ठीक है। जो उसके बाद जो ज्वार उगाने के बाद जो कुछ सीज़न थोड़ा बचता हुआ उसमें, तो वो अक्टूबर के दिसंबर के महीने में वो थोड़ी सी अपने पोटैटो भी उगा ले रहे हैं। पोटैटो मतलब आलू उगा लेते हैं। और ये जो आलू है वही होती है अक्टूबर नवंबर दिसंबर, मतलब 3 से 4 महीने में ये फसल जो होती है बढ़िया तैयार हो जाती है। आलू की फसल तैयार हो जाती है, तो इससे भी वो प्रोडक्शन करते हैं। तो आलू उगा रहे हैं, ज्वार बाजरा से एनिमल्स को भी खिला रहे हैं, प्लस क्या उगाते हैं साथ में साथ, उगाने के बाद वो क्या करते हैं, वीट भी उगाते हैं यहाँ पर, जो कि हमारे कौन सी क्रॉप है, वीट वाली जो क्रॉप है हमारी, उसको हम लोग बोलते हैं हमारी
राबी क्रॉप्स, जो कि विंटर में ज़्यादातर उगाई जाती है। राबी क्रॉप्स उगाते हैं, खारिफ क्रॉप उगाते हैं, सब बताया मैंने आपको, ठीक है। और जो फसल जो उगाते हैं ये लोग, वो जो फसल बच जाती है, पहले तो परिवार के लिए, फैमिली के लिए रखते हैं, अपने फैमिली के लिए। जो फसल हमारे कहाँ रखते हैं, फैमिली के लिए रखते हैं। और रखने के बाद जो बच जाती है उसको जाकर मार्केट में, रायगंज के मार्केट में, रायगंज बताया था मैंने आपको, रायगंज के जो मार्केट है उस पर जाकर ये सरप्लस जो बच जाता है इसको होता है सरप्लस फूड जो होता है वो जाकर मार्केट में जाकर बेच देते हैं, उससे पैसे कमा लेते हैं। और बहुत सारी ज़मीन ऐसी भी जो है जिसमें साल भर उस ज़मीन पर ना खारिफ ना राबी ना कुछ, सिर्फ एक चीज़ उगाते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, शुगर केन। तो उस पर शुगर केन उगा देते हैं। शुगर केन जो होती है वो गन्ने की फसल होती है, और शुगर केन उगाते हैं। इस पर काफ़ी टाइम लगता है शुगर केन उगाने में, बहुत सारा पानी लगता है, इसीलिए काफ़ी ज़मीन एक पीस ऑफ द लैंड जो होता है वो इसी के लिए खाली छोड़नी पड़ती है। शुगर केन उगाने से क्या होता है, वो बनाते हैं जैगरी मतलब जानते ही होंगे आप लोग, गुड़ को बोलते हैं जैगरी। और जैगरी को जाकर वो शाहपुर के मार्केट में जाकर वो बेच देते हैं। शाहपुर के मार्केट में जाकर वो इसको जाकर वो बेच देते हैं। तो इस तरह से जाकर वो शुगर केन से भी पैसा कमा लेते हैं। गाय से भैंस को पाल कर उसको दूध भी मिल जाता है उनको। वीट उगा ही लेते हैं परिवार के खाने के लिए, ठीक है। इस तरह की फसल उगाते हैं। जो बताया था मैंने आपको अभी, ये गेहूं की फसल जो है आसानी से उगा लेते हैं, क्योंकि हमारे पास कई तरह की टेक्निक अवेलेबल है। जैसे कि हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी है, बिजली से आसानी से वो ट्यूबवेल में पानी लेकर वो फसल में पानी लगाते हैं। गेहूं की फसल के लिए कम पानी लगता है। जो हमारा धान की फसल होती है जिसको बोलते हैं, जिससे राइस निकलता है, उसमें ज़्यादा पानी चाहिए होता है, इसीलिए उसको हम रेनी सीजन में उगाते हैं राइस को। लेकिन जो वीट होता है उसको विंटर सीजन में उगाते हैं, वहाँ पे पानी कम चाहिए होता है उसमें, ठीक है। तो ट्यूबवेल के आसानी से हम पानी जो है हमारा आसानी से हमको मिल जाता है। तो बिजली के होने के पालमपुर गांव में बिजली के होने से क्या फ़ायदा हमको मिला कि हम मल्टीपल क्रॉपिंग कर पा रहे हैं। हर तरह की फसल जो है मल्टीपल क्रॉपिंग जो है आसानी से उगा लेंगे। जहाँ पानी कम है तो वहाँ पानी कम इस्तेमाल करते हैं, जहाँ ज़्यादा पानी वहाँ ज़्यादा पानी इस्तेमाल करते हैं। मतलब ट्यूबवेल है, आप जैसा चाहो वैसा पानी इस्तेमाल करो, इरीगेशन करो और अच्छी फसल पैदा कर लो। तो मल्टीपल क्रॉपिंग को सक्सेसफुल बनाता कौन है, हमारी ये इरीगेशन कैसे बन रहा है सक्सेसफुल, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से, ठीक है। और गांव में करते क्या, जो अनाज बच जाता है उसको जाकर गांव में जाकर वो ट्रांसपोर्टेशन की हेल्प से दूसरे गांव में पहुंचाकर, जैसे रायगंज हो गया है ना, उसको जाकर वो सेल कर देते हैं, ठीक है। अब देख रहे हैं 1970 के बात कह रहे हैं, 1970 तक होते होते हमारे पूरे गांव के 200 हेक्टेयर ज़मीन जो है पूरी 200 हेक्टेयर तक की जो लगभग ज़मीन है हमारे पास, वो पूरी की पूरी ज़मीन जो है वो प्रोडक्शन के अंदर आ गई है, मतलब कि खेती के अंदर आ गई है। सारी ज़मीन पे खेती हो रही, क्योंकि पानी कमी नहीं है, हर जगह पानी अवेलेबल हो गया। ट्यूबवेल लगा दिया है, मोटर चला दी है, बिजली से पानी बढ़िया सा ज़मीन से नीचे से पानी खूब सारा पानी लेकर सिंचाई कर दिया है। तो बारिश हुई नहीं हुई कोई बात नहीं, इरीगेशन कर दिया उन्होंने। तो 200 हेक्टेयर ज़मीन जो हमारी पूरी पालमपुर की पूरी ज़मीन अब खेती में आ गई है। अब पहले क्या होता था हमारे गांव में, इसको बोलते थे ट्रेडिशनल टेक्निक। क्या होती है ट्रेडिशनल टेक्निक, मतलब क्या होता है, वो टेक्निक जो हम क्या करते हैं, ट्रेडिशनल का मतलब ये हुआ कि वो टेक्निक जो हम लोग पुरानी टेक्निक को इस्तेमाल करके बोलते हैं ट्रेडिशनल। तो पहले गाँव में 1960 के मिड तक हम लोग ट्रेडिशनल टेक्निक पर डिपेंड करते थे। मतलब कि हमारे क्या इस्तेमाल करना, जैसे कि हम इस्तेमाल करते थे उसमें मैन्योर, क्या खेती के लिए गाय के गोबर से बनी खाद डाल रहे हैं, पुराने टूल इस्तेमाल कर रहे हैं, बुलक कार्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब बैल और गाय का इस्तेमाल करके खेत की जुताई करते थे, टेक्निक्स का इस्तेमाल करते थे। लेकिन अब जब हमारी टेक्निक कौन सी आ गई है, मॉडर्न टेक्निक आ गई है, जो कि कब आया 1960 के एंड में, मिड में नहीं एंड में आ गई थी। मतलब जब आई थी हमारी क्या ग्रीन रेवोल्यूशन, तब से हमने ट्यूबवेल का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, ट्रैक्टर का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, है ना। और क्या करना इस्तेमाल कर रहे हैं, बढ़िया क्वालिटी के HYV सीड्स देखिए, है ना। HYV सीड्स जो है वो भी 1960 के एंड तक HYV सीड्स भी मार्केट में आ गए हैं। तो बढ़िया फसल उगाते हैं। HYV सीड जो होते हैं वो करते क्या है, इस तरह से पूरे खेतों को बालियों से, अनाज के दानों से भर देते हैं, ठीक है। खूब सारे अनाज होते हैं, एक ही पेड़ पर कई दाने निकल आते हैं। HYV सीड्स की ये क्वालिटी होती है। प्लस लेकिन HYV सीड्स की एक कमी ये है कि उसको क्या चाहिए, फर्टिलाइज़र चाहिए, बढ़िया फर्टिलाइज़र उसको चाहिए। फर्टिलाइज़र नहीं दोगे तो अच्छी फसल नहीं होगी, क्योंकि उसको प्रोडक्शन ज़्यादा करना है तो फर्टिलाइज़र चाहिए, हर तरह का फर्टिलाइज़र चाहिए उसको। उसमें इंसेक्टिसाइड्स चाहिए। इंसेक्टिसाइड्स क्या होते हैं,
इंसेक्टिसाइड जो होते हैं वो उससे इंसेक्ट्स को मारते हैं। पेस्टिसाइड्स होते हैं, है ना, वीडीसाइड्स होते हैं। इससे क्या करते हैं, हमको दवाइयाँ जो होती हैं पेड़ को बीमारियों से बचाने के लिए, कीड़ों मकोड़ों से बचाने के लिए हम करते हैं। खरपतवार से बचाने के लिए वीडीसाइड इस्तेमाल करते हैं। कीड़ों मकोड़ों को बचाने के, जैसे अभी टिड्डियों का कहर आ गया था बीच में, तो उसके लिए इंसेक्टिसाइड्स का छिड़काव किया जा रहा था, पेस्टिसाइड्स का छिड़काव किया जाता है ना। कोई खरपतवार उगने लगे इन पेड़ों के बीच में तो उसके लिए वीडीसाइड छिड़काव किया जाता है। तो ये सब चीज़ें चाहिए होती है HYV सीड्स को उगाने के लिए, ठीक है। पालमपुर की गांव की तरह हमारे भारत के जैसे कि पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया है, और वेस्टर्न यूपी इसने ग्रीन रेवोल्यूशन का फ़ायदा उठाया। 1960 के जब आया है ना एंड में बिल्कुल ग्रीन रेवोल्यूशन, तो उसका फ़ायदा पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश ने काफ़ी अच्छा उठाया। बाकी गाँवों में, बाकी जगहों पर इसका ज़्यादा फ़ायदा नहीं उठा पाए हैं। वहाँ पर अच्छा फ़ायदा उठाया है, बड़े बड़े ज़मीनों पर खेती करते हैं। बाकी जगहों पर अभी इसका फ़ायदा उठा नहीं पाए हैं। जब से HYV सीड्स आए हैं तो जो हमारी जो खेती थी वो 1300 मतलब 1300 के आसपास की अनाज उगाते थे पर हेक्टेयर पे। 200 हेक्टेयर ज़मीन हमारे पास है और 1 हेक्टेयर पे ही 1300 मतलब 1300 किलोग्राम KG, मतलब कि 1 कुंटल से ऊपर लगभग वो 1 हेक्टेयर से वो उगा लेते थे। पुराने टेक्निक से, ट्रेडिशनल टेक्निक से। लेकिन जब आई हमारे पास मॉडर्न टेक्निक, तब हमारा वो 1300 बढ़कर 3200 मतलब कि 3200 हो गया। 1300 से लेकर 3200 किलोग्राम पर हेक्टेयर हो गया। मतलब कि 6,40,000 के आसपास की प्रोडक्शन पूरी हो गई है पूरे पालमपुर की। तो इतना प्रोडक्शन HYV सीड से होने से हुआ। कहाँ 133 था, कहाँ 3000 हो गया, मतलब 1000 और कहाँ 3000, मतलब 3 गुना बढ़ गया, मतलब, है ना। तो 3 गुना पैदावार HYV सीड से होने लगी थी। अब गांव में इतना अनाज हो गया कि आकर सरप्लस खाना अपने आसपास के जो रायगंज जो था हमारा, रायगंज शाहपुर में जाकर इसको क्या करते हैं, बेच देते हैं। और बाकी जो पैसा बच गया उसको वो सेव कर लेते थे अपने पास। तो बेच भी रहे हैं, अपने परिवार को खिला भी रहे हैं, ठीक है। इस तरह से चीज़ें वो कर रहे हैं। HYV सीड्स आने से हरियाली आगे को पूरे गांव में देखिए हरियाली है। लेकिन ये जो हरियाली है ये इस ज़मीनों पर हमने इतना प्रेशर डाल दिया अब, क्योंकि पहले तो अपने मन से नेचुरली जितनी चीज़ें उगती थी तो अच्छा उग रहा था। अब नेचुरली नहीं होती। अब हमने क्या कर दिया, उस पर HYV सीड्स डालना शुरू कर दिए हैं। ज़मीन से ज़्यादा पैदावार लेना चाहते हैं हम, उन पर फर्टिलाइज़र डाले जा रहे हैं, कुछ तरह के पानी ज़मीन की गहराई से खींच कर निकाले जा रहे हैं। तो इससे ज़मीन पर बहुत प्रेशर पड़ने लगा है। वो जो हमारा वाटर टेबल जो है, देखिए वाटर टेबल जो है वो लगातार नीचे चला जा रहा है। पहले पानी कम गहराई पे मिलता था, अब पानी और ज़्यादा गहराई पे मिलता है, क्योंकि पानी का जो वाटर टेबल है वो नीचे चला गया, क्योंकि बहुत सारा पानी हमने ट्यूबवेल से निकाल लिया है। इस तरह से कह रहे हैं हमारे पास जो है वो ज़मीन पर बहुत ज़्यादा प्रेशर भी होने लगा है। केमिकल फर्टिलाइज़र डालने की वजह से हमारे जो बैक्टीरिया होते हैं काम के, वो अच्छे बैक्टीरिया जो होते हैं वो बेचारे मर जाते हैं, क्योंकि मिट्टी का जो pH होता है वो बदल जाता है, उस मिट्टी में वो रह नहीं पाते, वो बैक्टीरिया भी मर जाते हैं। तो जो ज़मीन की पैदावार है, फर्टिलिटी वो घट जाती है। जो पालमपुर गांव है हमारा, उस पालमपुर गांव में कह रहे हैं 450 परिवार पूरा लगभग जो रह रहा है, उसमें 450 परिवार में से 150 परिवार के पास एक भी ज़मीन का टुकड़ा नहीं है। वो लैंडलेस लेबर है, वो लेबर बन जाते हैं, क्योंकि उनके पास ज़मीन तो है नहीं, तो दूसरे ज़मीन पर जाकर काम करेंगे। तो 150 जो हमारे वो लैंडलेस लेबर हैं। उस 150 में से हम देख रहे हैं कि 150 तो लैंडलेस लेबर हो गए, और वैसे 240 जो है उनके पास 2 हेक्टेयर से कम ज़मीन वाले लोग हैं, ठीक है। बाकी बचे 60 फैमिलीज़, उनके पास 2 हेक्टेयर से ज़्यादा ज़मीनें हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं, फ्यू गिनती के लोग ऐसे होंगे जिनके पास 10 या 10 से ज़्यादा हेक्टेयर की ज़मीन है। 10 या 10 से ज़्यादा की हेक्टेयर की ज़मीन है, कुछ ही लोग गिनती के लोग हैं। बाकी लोग जो हैं वो हमारे जिनके पास ज़मीन नहीं है, लैंडलेस लेबर भी हमारे इसमें हैं, लैंडलेस लेबर भी हैं। इसमें हमारे कुछ 2 हेक्टेयर वाली ज़मीन वाले भी हैं, 2 हेक्टेयर से कम वाली ज़मीन वाले भी हैं, 10 हेक्टेयर ज़्यादा ज़मीन वाले भी हैं। मतलब पालमपुर के गांव में ज़मीन सभी किसानों के पास बराबर से नहीं है, अलग अलग ज़मीन है, किसी के पास कम, किसी के पास ज़्यादा ज़मीन होती है। तो लोगों को, परिवारों के पास जो ज़मीन है किसी के पास कम होती है उनको दिक्कत होती है। तो जिनके पास ज़मीनें कम होती हैं उनके पास क्या दिक्कत आ रही है, वो करते क्या है, वो लैंडलेस लेबर बन जाते हैं। या जिनके पास ज़मीनें कम हैं वो क्या करते हैं, ज़मीनें नहीं है तो ज़मीनें कम हैं, वो लैंडलेस लेबर बन जाते हैं और जाकर दूसरे जो जिनके पास ज़मीनें ज़्यादा हैं उनकी ज़मीन पर जाकर काम करते हैं। इसके बदले में उनको पैसा मिलता है। लेकिन बेचारे गरीब इतने हैं और कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि इतने लोग वहाँ पर काम करने वाले, क्योंकि लेबर बहुत ज़्यादा है,
80% लोग वहाँ पर लेबर हैं, क्योंकि 80% के पास ज़मीन या तो कम है, या तो 2 हेक्टेयर से कम है, या तो ज़मीन है ही नहीं। तो 80% लोग लगभग लेबर हैं। अब जब 80% लोग लेबर रहेंगे तो वो कहेंगे कि हम आपको सिर्फ 60 रुपये देंगे, 50 रुपये देंगे, काम करना तो करो नहीं तो मत करो। तो बेचारे वो कम पैसे पे भी मान जाते हैं। सरकार ने तय कर रखा है लगभग 110 रुपये पर डे लेबर चार्ज। यहाँ पर ज़्यादा लोग होने की वजह से 60-50 रुपये में काम करा लेते हैं ये लोग, इनके पास ज़मीनें ज़्यादा हैं, तो बेचारे 60 रुपये में ही मान गए काम करने के लिए। तो लेबर्स की कंडीशन अच्छी यहाँ नहीं है, ठीक है। पैसे के लिए बेचारे बहुत परेशान रहते हैं ये लोग। और जो पैसे जब नहीं रहते हैं, तो जिनके पास ज़मीनें बहुत कम हैं और जब वो देखते हैं कि उनको पैसा जब क्योंकि इतना पैसा नहीं आ पाता, तो करते क्या है वो लोग, जो साहूकार होते हैं, ज़मींदार होते हैं, उनसे जाकर पैसा मांगते हैं कि हमें पैसा दे दीजिए। उधार लेते हैं, उधार लेकर वो अपने फसल उगाते हैं, अनाज लाते हैं, दाने लाते हैं, उसको बीज लाते हैं, बीज लाने के बाद उसमें केमिकल फर्टिलाइज़र है, पेस्टिसाइड से छिड़काव, पानी इसमें लगाना है खेतों में, सब चीज़ों के लिए पैसा चाहिए होता है उनको, ठीक है। छोटे किसान जो हैं, बड़े किसानों के पास तो खूब सारा पैसा होता है, क्योंकि वो पैसे से अनाज जो खेतों में अनाज उगा रहे हैं, जो जो अनाज बच गया बेच कर पैसा कमा लिया था, जो अगले साल वो अपने खेतों में लगाएंगे उस पैसे को। तो इस तरह से वो करते थे। को वो साहूकार और ज़मींदार वो ऊँचे इंटरेस्ट पे कह सकते हैं वो ज़मीन देता है काम करने के लिए, कि इतना पैसा देंगे आपको काम करना होगा, तो पैसे तभी पैसे आपको देंगे जब आप इतने इंटरेस्ट पे मानेंगे। तो इस तरह से वो बेचारे डेब्ट ट्रैप, मतलब कि कह सकते हैं उधार के जाल में फंस भी जाते हैं बेचारे, ठीक है। जो बड़े किसान हैं उनके पास तो बचत होती है, पिछले साल की फसल बेची थी उससे उनके पास बचत है, उस बचत से ही वो इस साल की अपना सीड खरीदेंगे, फर्टिलाइज़र भी खरीद लेंगे आसानी से, इससे कोई दिक्कत नहीं आएगी उनको। फर्टिलाइज़र भी खरीद लेंगे, उससे वो वाटर की इरिगेशन भी कर लेंगे आसानी से, तो उनके पास सारी फैसिलिटी अवेलेबल हो जाएगी, बचत से हो जाएगी, ठीक है। और जो कुछ बहुत बड़े जो ज़मींदार हैं उनके पास इतनी ज़मीन है कि उन्होंने इतना अनाज उगाया कि कितना प्रॉफिट हुआ कि उन्होंने दुकान खोल ली, अपनी दुकान खोल दिया है, बेचारे सेठ बन गए। अब तो सेठ बन के बैठे हुए हैं और किसी को लगा दी दुकान पे, वो काम कर रहा है, और सेठ बनकर वो अपना दुकान पर अनाज, खाने पीने की चीज़ें, वो सब चीज़ें ज़रूरतमंद जो चीज़ें होती, जो रोज़ की चीज़ें होती, वो बेचते हैं अपनी दुकानों पर, है ना। और गांव में कह रहे हैं कि एक शाहपुर का एक ट्रेडर है, जिसने आकर रायगंज में आकर एक अपना क्या खोल दिया है, अपना एक दूध की डेयरी खोल दी है। वहाँ पर आसपास के गांव वाले जो होते हैं वो अपने जानवरों का दूध लेकर आते हैं और डेयरी में आकर वो देते हैं। रायगंज में आकर जो डेयरी है बनी है उस पर सारा दूध आकर वो दे देते हैं। तरह से वहाँ पर डेयरी फार्म भी खुला हुआ है रायगंज में। कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने जो टाइम बच जाता है, जैसे कि कुछ टाइम बच जाता है, जैसे कि वो गए हैं खेती करने पे, काम पे गए हैं, अनाज उगा दिया है, उस पर बीज डाल दिए हैं, फर्टिलाइज़र डाल दिया है, तो आपको समय छोड़ देते हैं। तो 1-2 महीने के लिए बीच में कुछ समय जो बचता है उस पर आके वो इस तरह के सिलाई बुनाई, डलिया बीनने वाला काम, माचिस बनाने वाला काम, इस तरह के छोटे मोटे काम भी करते हैं वो। और कुछ लोग बेचारे दुकान पे काम कर रहे हैं, है ना, पंचर की दुकान पे कुछ लोग काम कर ले रहे हैं। तो कई तरह के दूसरे नॉन फार्म एक्टिविटी होती है ना, वो भी यहाँ पर पालमपुर में होती है। सिर्फ खेती नहीं होती है, फार्म एक्टिविटी नहीं, नॉन फार्म एक्टिविटी भी होती है, ठीक है। और जो बड़े बड़े जो दुकानें होती हैं वो शहरों में जाते हैं और थोक में, मतलब कि होलसेल रेट पर क्या होता है, कम दाम पे सामान खरीद के लाते हैं और प्रॉफिट के लिए यहाँ पर आके वो अपने रेट के हिसाब से गाँव में बेचते हैं। तो इस तरह से वो होलसेल मार्केट, मतलब कि नॉन फार्म एक्टिविटी में इस तरह की दुकानें भी खोलते हैं। दुकानों में बेचते क्या है, वीट हो गया, राइस हो गया, चाय पत्ती देखिए यहाँ बिक रही है, तेल भी बिकता है यहाँ पर, बिस्किट भी बेच रहे हैं यहाँ पर, टूथपेस्ट भी बिक रहा है, बैटरी बिक रही है, मोमबत्तियाँ यहाँ बिकती हैं दुकानों में, कॉपी, पेंसिल, इस तरह की चीज़ें हैं। कुछ दुकानों में तो कपड़े भी देखने को मिल जाते हैं, कपड़े भी बिक रहे हैं बेचारे। तो इस तरह की चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल दुकान में इस तरह की एक्टिविटी हमारे पालमपुर में होती है। और कुछ लोग जो हैं पालमपुर में जो लोग होते हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि करते क्या है, ट्रांसपोर्ट का काम भी करते हैं। ट्रांसपोर्ट का काम कैसे करते हैं, मतलब कि वो अपने आसपास जो होते हैं लोग जो अपना अनाज उगा लेते हैं, गांव में होते किसान होते उगा लेते हैं, तो उनका अनाज गांव से शहर ले जाने वाला काम भी करते हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन का काम, मतलब कि सामान इधर से उधर करने वाला जो काम होता है ना, ट्रांसपोर्टेशन का काम, वो काम करते हैं। सवारियों को मतलब लोगों को भी एक गाँव से दूसरे गाँव से शहर, इस तरह से ले जाने वाला काम भी, ट्रांसपोर्टेशन का काम भी करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन के काम से याद आया कि इसी गांव में जो बस स्टैंड है, देखिए जैसे ये बस स्टैंड है, तो बस स्टैंड के पास दुकानें खोल दी इन्होंने।
जैसे ही बस आती वहाँ पर जो पैसेंजर होते हैं बस पे बैठे रहते हैं, उनको जाकर वो डलियों में सामान लेकर उनको मूंगफली, पान मसाला, उसमें उनके खाने की जो भी चीज़ें होती हैं, है ना, चीज़ें जाकर उनको बेचते हैं। तो इस तरह का एक्टिविटी भी, नॉन फार्म एक्टिविटी भी करते हैं। तो दूध बेचने वाला का नॉन फार्म एक्टिविटी हो गया है। कुछ छोटे मोटे कंप्यूटर की दुकानें भी खुली हुई है वहाँ पर इस तरह से शॉप्स भी खुली है, शॉपकीपर वाला काम भी कर रहे हैं, है ना, और ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रहे हैं। तो हमारे पालमपुर के जो गांव है, किसान जो है वो बचे हुए समय पर इस तरह के काम भी करते हैं। तो खेती का काम भी कर रहे हैं, नॉन फार्म एक्टिविटी भी कर रहे हैं, फार्म एक्टिविटी भी करते हैं। तो इस तरह से पूरी तरीके से वो इस काम में इंगेज्ड होते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।